Assalamualaikum dear students of MD CAT, E CAT and एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। प्यारे बच्चों, आज हम अपना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर ई कैट, एम कैट, एंट्री टेस्ट हर टेस्ट में इंक्लूड है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हम मेनली बेंजीन को डिस्कस करते हैं क्योंकि बेंजीन इसका पेरेंट कंपाउंड है। ठीक है, बेंजीन से ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्टार्ट होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं ये बात आप ऑलरेडी केमिकल कंपाउंड्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का इंट्रोडक्शन नहीं पता तो आप मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लेक्चर जरूर देख लें, वो भी मेरे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा बड़े आराम से। चलें, बेंजीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक एक करके मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन है माइकल फैराडे की। ठीक है, माइकल फैराडे के हवाले से आपने क्या याद रखना है कि माइकल फैराडे ने बेंजीन को डिस्कवर किया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्कवर्ड बेंजीन। अच्छा, थोड़ा सा ये चैप्टर मुश्किल है, थोड़ा सा ये चैप्टर मुश्किल है बनिस्बत अभी तक हमने जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी उसके मुकाबले में चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है। बट आपने परेशान नहीं होना, हम इसको बहुत अच्छे से इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो ये फैराडे ने डिस्कवर किया 1825 के अंदर। अच्छा, क्या कर रहे थे ये कर रहे थे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये क्या कर रहे थे? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक सेपरेशन टेक्निक है जिसको हमने पहले भी अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस किया है। आप इसको बहुत आसान करके समझ लें, आप इसको बहुत आसान करके समझ लें कि उन्होंने इसको हीट किया। ठीक है, किसको हीट किया? वेजिटेबल ऑयल को। तो ये अभी वेजिटेबल ऑयल पे काम कर रहे थे। तो जब इन्होंने वेजिटेबल ऑयल को हीट किया तो इन्होंने देखा कि एक कंपाउंड है जो कि पहले कभी नहीं देखा गया। तो वहां से इन्होंने क्लिक कर लिया कि ये एक न्यू कंपाउंड हमारे लिए आया है। और इन्होंने उस कंपाउंड को एक बहुत अजीब सा नाम दिया। इन्होंने उस कंपाउंड को नाम दिया बाई कार्ब ऑफ हाइड्रोजन। अब बाई कार्ब ऑफ हाइड्रोजन का नाम इन्होंने क्यों दिया? इनको जरा दरअसल ऐसा लगा, इनको दरअसल ऐसा लगा, ये समझे कि देखिए बाई कार्ब का मतलब क्या होता है। बाई कार्ब का मतलब होता है जिसमें दो कार्बन हो। ठीक है, और दो कार्बन के साथ क्या मौजूद होगा? हाइड्रोजन। इसलिए इन्होंने इस कंपाउंड को नाम दे दिया बाई कार्ब्यूरेट ऑफ हाइड्रोजन। बट लेटर ऑन हमें पता लगा कि नहीं, इसका इसका फॉर्मूला सिर्फ दो कार्बन पर कंसिस्ट नहीं करता, इसमें तो छह कार्बन होते हैं। बहरहाल आज के दौर में या बेंजीन के थोड़े टाइम के बाद बाई कार्ब्यूरेट ऑफ हाइड्रोजन फिर हमने किसे कहना शुरू कर दिया? फिर हमने एसिटाइलिन को कहना शुरू कर दिया। पहले हम बाइकार्ब्यूरेट ऑफ हाइड्रोजन बेंजीन को कहते थे, बट कुछ टाइम बाद हमने ये नाम बदल दिया और हमने बाइकार्ब्यूरेट ऑफ हाइड्रोजन किसको कहना शुरू कर दिया? एसिटाइलिन को। एसिटाइलिन क्या होता है? कार्बन कार्बन में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी जिसे हम प्यार से इथाइन भी कहते हैं, फिर हमने इसे कहना शुरू कर दिया। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई? अच्छा, इन्होंने सिर्फ डिस्कवर किया बट ये उसे सेपरेट नहीं कर पाए। इन्होंने उसको प्रॉपरली जो है ना वो अलग नहीं कर सके। तो फिर एक साइंटिस्ट और आया, हॉफमैन। अच्छा, माइकल फैराडे जैसे और भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या कहते हैं इस पर काम किया, इसको प्रिपेयर किया। जैसे एक साइंटिस्ट मैं आपको और बताता हूँ, मिट चर्लिच। क्या नाम है? मिट चर्लिच। मिट चर्लिच ने भी यही सेम काम किया। मिट चर्लिच ने भी यही सही सेम काम किया। और इन्होंने कैसे तैयार किया? इन्होंने बेंजोइक एसिड को हीट किया, किसके साथ? लाइम के साथ। लाइम क्या होता है? हम यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड पे लाइम कह रहे हैं। तो भी हमारे पास क्या प्रिपेयर हो गया? हमारे पास बेंजीन प्रिपेयर हो गया। और इन्होंने इन्होंने यहाँ तक के बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला भी दे दिया। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है सिंपलेस्ट रेशियो। तो उन्होंने बता दिया इसके अंदर कार्बन है और हाइड्रोजन है, और जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन है। ठीक है, इनकी कंट्रीब्यूशन थी। लेकिन
इनके थोड़े से टाइम बाद यानी 1834 में इन्होंने ये काम किया, लेकिन दोनों के दोनों इस पर आइसोलेशन का काम नहीं कर सके, इसे अलग नहीं कर सके। तो फिर एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हॉफमैन। हॉफमैन ने इसे सबसे पहले आइसोलेट किया, कहाँ से? कोल टार से। फ्रॉम कोल टार। कोल टार क्या होता है ये अगर आपको नहीं पता तो आप स्टिल फिर आप जाएं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के चैप्टर के ऊपर, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के चैप्टर में हमने ये सारी चीजों का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी पढ़ पढ़ लिया है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, जिस तरह से बाकी सबके फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, थोड़ा सा आपको ठहराव चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। अगर हम अल्कीन की बात करते हैं तो अल्कीन का जो फंक्शनल ग्रुप हम लेते हैं वो क्या होता है? एन। वैसे तो अल्कीन का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बट फिर भी इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, अल्कीन का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, बट इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम एन से लेते हैं। इसी तरह से अल्कीन का तो खैर अल्कीन को हम एक फंक्शनल ग्रुप समझते हैं, और अल्कीन को जो हम शो करते हैं वो किससे करते हैं? ईन से करते हैं। इसी तरह से अगर हम अल्काइन की बात करते हैं तो मैंने अल्काइन को हम किससे शो करते हैं? आइन से शो करते हैं। सिमिलरली अगर हम एल्कोहल की बात करते हैं तो एल्कोहल को हम किससे शो करते हैं? ओल से शो करते हैं। तो भाई बेंजीन को किससे करोगे? हम्म, बेंजीन को किससे करोगे? हम बेंजीन को शो करते हैं एरीन से। किससे शो करते हैं? एरीन से। अब क्यों एरीन से करते हैं? क्योंकि बेंजीन के अंदर हमें डबल बॉन्ड नजर आता है, तो आखिरी जो ईन है ये शो करता है अनसैचुरेशन को। इसको शो करता है अनसैचुरेशन को। आपको इतनी बात पता होगी कि सैचुरेटेड का मतलब होता है आसान अल्फाजों में सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड। बहुत आसान करके अगर हम इसे एक्सप्लेन करें तो। और ए आर किसको शो कर रहा है? ए आर शो करता है एरोमेटिक को, एरोमेटिक कंपाउंड को। तो ये बात पता लग रही है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है और इसके अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। तो बेंजीन को जिस फंक्शनल ग्रुप से हम शो करते हैं वो है एरीन। क्या है? एरीन है। चलें, इसी के साथ साथ बेंजीन के बारे में आपको एक और बात याद रखनी पड़ेगी कि बेंजीन के अगर हम मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, और यहाँ तक कि इसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होती है। किसमें? सॉल्युबिलिटी इन वाटर। पानी में बड़ी मुश्किल से डिजोल्व होता है, ना होने के बराबर। ठीक है, तो उसकी सारी क्वालिटीज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी तीनों के तीनों ही वीक हैं। इसी के साथ साथ अगर हम आगे चलते हैं तो अगर मैं आपसे बेंजीन की बात करता हूँ तो मुझे बेंजीन के लिए आपको एक और टर्म याद रखनी पड़ेगी कि बेंजीन इज कार्सिनोजेनिक। बेंजीन क्या है? बेंजीन कार्सिनोजेनिक है। अब कार्सिनोजेनिक के मतलब क्या होते हैं? बेटा कार्सिनोजेनिक के मतलब होते हैं कैंसर कॉजिंग एजेंट। क्या? कैंसर कॉजिंग एजेंट। तो बेंजीन की वजह से हमें कैंसर हो सकता है। और बेंजीन की वजह से हमें कौन सा कैंसर होता है? बेंजीन की वजह से हमें होता है ल्यूकेमिया। अब ल्यूकेमिया क्या होता है? ल्यूकेमिया इज अ वाइट ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया क्या है? एक तरह से ब्लड कैंसर है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, बॉडी के जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, अब ये बायोलॉजी वालों को तो ज्यादा अच्छे से पता होगा, हमारी बॉडी के जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो बॉडी में बढ़ जाते हैं, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम होता है जरासीमों से लड़ना। तो हमारी बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो एक्सेसिवली बढ़ जाते हैं, जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं ल्यूकेमिया, यानी कि व्हाइट ब्लड कैंसर। अब अगर बेंजीन का मैं आपको यूज बताऊं तो बेंजीन एक्सेसिवली यूज होता है कॉस्मेटिक्स के अंदर। तो बस आप देख लें कि बेंजीन से ल्यूकेमिया भी हो रहा है, यानी व्हाइट ब्लड कैंसर भी हो रहा है, और बेंजीन एक्सेसिवली कॉस्मेटिक्स के अंदर इस्तेमाल होता है। बहरहाल, खैर, चलें। बेंजीन के बारे में और आपने क्या बातें याद रखनी है? अच्छा देखिए, बेंजीन से रिलेटेड हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे अब बेंजीन में डिटेल इतनी ज्यादा है, बेंजीन में डिटेल इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि कुछ चीजों के सिर्फ नाम है, बट अगर हम उनकी भी डिटेल में जाएंगे तो जो डिटेल हमें ऑलरेडी पढ़नी है वो डिटेल
और जो डिटेल नहीं है वो भी डिटेल अगर हम मिला दें तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो कुछ चीजें हमें सिर्फ नाम तक पढ़नी है तो उनको हम नाम तक ही पढ़ेंगे, वरना हमारा लेक्चर बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा और आपसे संभाला भी नहीं जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। बेंजीन का क्या फॉर्मूला होता है? C6H6। बट ये फॉर्मूला आया कैसे? तो सबसे पहले बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा गया था। क्या लिखा गया था? एम्पेरिकल फॉर्मूला। मुने एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको सिर्फ सिंपलेस्ट रेशियो बताता है एटम्स की। यानी ये आपको ये बताता है कि इस कंपाउंड के अंदर कौन सा एलिमेंट मौजूद है, ठीक है, और वो किसी दूसरे से क्या रिलेशन रखता है। जैसे अगर आपने कभी ग्लूकोज पढ़ा हो तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। बेटा ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ग्लूकोज का क्या है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स का पता लगता है। क्या पता लगता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स का पता लगता है। लेकिन अगर मैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको निकालना सिखाऊं तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकलेगा? कार्बन 6 है, ठीक है, हाइड्रोजन 12 है, फिर ऑक्सीजन भी 6 है। अब आप इसको एक मल्टीपल से कैंसिल करें। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। तो इसका जो एम्पेरिकल आएगा डेट इज C1 हम लिखते नहीं, H2 और आखिर में O1 है, 1 भी हम नहीं लिखेंगे। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला ये होगा। सो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या शो कर रहा है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम तो शो नहीं कर रहा, ये तो नहीं बता रहा आपको इसमें असल में कितने एटम्स हैं। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला सिर्फ आपको ये बता रहा है कि इसके अंदर कार्बन है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, और जितने कार्बन और हाइड्रोजन है उससे, जितने कार्बन और ऑक्सीजन है उससे डबल इसके अंदर हाइड्रोजन है। H2 लिखने का मतलब यही है, कार्बन और ऑक्सीजन के मुकाबले में इसमें हाइड्रोजन जो है वो डबल है, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला में सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में बताता है एटम्स की। तो बेंजीन का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आना चाहिए था मुन्ने, वो क्या क्या आना चाहिए था? देखें, इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आना चाहिए था C6H6, तो वो क्या आना चाहिए था भाई? कार्बन 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, मल्टीपल करें 6 1 6, 6 1 6, क्या आना चाहिए था? एक ही कार्बन और एक ही हाइड्रोजन। और जब हमने इसका एम्पेरिकल निकाला तो यही आया। इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला था वो क्या आया? CH आया। अब रही बात इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला किस तरह से कैलकुलेट किया गया, क्योंकि मैंने तो आपको C6H6 से करना बताया, बट इसका पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला डिस्कवर हुआ था, बाद में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिस्कवर हुआ था। समझ आ रहे हैं? जैसे ग्लूकोज का मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया और उसे मैंने कैंसिल करा तो एम्पेरिकल आ गया। इसी तरह से बेंजीन लिया, बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें रेशियो को कैंसिल की तो मुझे पता लग गया कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है। लेकिन ये तो मैंने मॉलिक्यूलर से निकाला ना, उस वक्त तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिस्कवरी नहीं था। तो बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने एक मेथड से निकाला जिसे हम कहते हैं बाय एलिमेंटल एनालिसिस मेथड। अभी मेथड क्या होता है इस पर एक बहुत अलग डिबेट है। तो हमें बस इतनी बात पता होनी चाहिए कि बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला CH है, और उसको किस मेथड से डिटरमाइन किया गया है? उस मेथड को उसको डिटरमाइन किया है एलिमेंटल एनालिसिस मेथड से। चलें, यहां तक पहुंचने के बाद हमने इसका मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन किया। हमने क्या डिटरमाइन किया? इसका मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन किया। जब हमने इसका मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन किया वो कितना आया? 78.108। कितना आया? 78.108 इसका मॉलिक्यूलर मास आया। इस मास को हमने किस मेथड से डिटरमाइन किया? इस मास को हमने डिटरमाइन किया वेपर डेंसिटी मेथड से। अब ये जो मेथड है ना, इनकी एक्सप्लेनेशन हमारे सिलेबस में मौजूद नहीं है। फिर भी अगर आपके सिलेबस में पूछा जाए कि एम्पेरिकल फॉर्मूला को कैसे निकाला, तो कई सारे नाम होंगे, उनमें से आप एलिमेंटल एनालिसिस मेथड को टिक कर देंगे। बट एलिमेंटल एनालिसिस मेथड क्या होता है, उसे किस तरह से प्रोसीड किया जाता है, ये हमारा काम नहीं है। अगर हम इसमें पढ़ेंगे तो बेंजीन ऑलरेडी बहुत बड़ा है, बेंजीन ऑलरेडी बहुत बड़ा है भाई। आप जो है ना बेंजीन को डाइजेस्ट कर लें, ये बहुत बड़ी बात है।
अगर आपको कोई तमीज से बेंजीन बढ़ा रहा है और आप पूरा डाइजेस्ट कर लें तो एक बहुत बड़ी बात है। तो मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है 78.108। ये हमने कैसे निकाला? वेपर डेंसिटी मेथड से। वेपर डेंसिटी मेथड क्या होता है इसका लिंक हमारे कोर्स से नहीं है, तो इसलिए हम इस पे आधे घंटे 1 घंटे की बहस नहीं करेंगे, वरना हमारा बेंजीन का चैप्टर कभी खत्म ही नहीं होगा और आपके लिए वो यूजलेस है। ठीक है। अच्छा, हमें पता लग गया कि जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास है वो 78.108 है, जबकि बेंजीन का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला है सी एच। अब अगर मैं सी एच का मास निकालता हूं तो सी एच का मास निकालें, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो कितना हो गया 13। इसका मतलब बेंजीन के एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास सी 13 है, जबकि इसका मॉलिक्यूलर मास 78 है। अब अगर हम 13 का टेबल पढ़ें, अगर हम 13 का टेबल पढ़ें तो बेटा 13 1 जा 13, ठीक है, 13 2 जा 26। आपको 1 से लेके 20 तक के टेबल्स तो याद होने चाहिए। क्यों? ये 1 से लेके 20 तक के टेबल्स आपको अगर याद नहीं है तो फिर आप बगैर कैलकुलेटर के कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, ठीक है, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65 और 13 6 जा 78। ओहो, इसका मतलब ये हुआ 13 6 जा 78। ओ, यानी यहां तक आने के बाद हमें इतनी बात पता लग गई, इतनी बात पता लग गई कि भाई its molecular mass is 6 times more। इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 6 गुना ज्यादा है। अच्छा, वो 6 टाइम्स है। तो हम समझ गए कि यार बेंजीन का जो फॉर्मूला होना चाहिए, बेंजीन का जो फॉर्मूला होना चाहिए, क्योंकि यार इसका मॉलिक्यूलर मास इससे 6 गुना ज्यादा है एम्पेरिकल के मुकाबले में, तो हमने क्या किया, हमने से 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये 6 गुना ज्यादा था, इसका मॉलिक्यूलर मास 6 गुना ज्यादा था। तो हम समझ गए कि यार सी एच जो है ना वो 6 दफा होगा, तो फिर इसका फॉर्मूला बना C6H6। तो फाइनली हम इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तक पहुंच गए। अब इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बाद बात हुई कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। बेंजीन से पहले जितने भी कंपाउंड्स डिस्कवर हुए, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये सारे के सारे कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स है जो कि ओपन चेन है, जो कि कैसे हैं, ओपन चेन है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा शक गया ही नहीं कि बेंजीन क्लोज रिंग है। हम तो यही समझते रहे कि बेंजीन तो एक ओपन स्ट्रक्चर है। बेंजीन क्या है? एक ओपन स्ट्रक्चर है। और फिर हमने इसके कई सारे ओपन स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू कर दिए। हमने क्या करे, इसके कई सारे ओपन स्ट्रक्चर बनाना शुरू करें। दैट मीन्स पॉसिबल ओपन चेन स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। ठीक है, चलें। सबसे पहला स्ट्रक्चर हमने जो ड्रॉ करने की कोशिश की, ठीक है, स्ट्रेट चेन पॉसिबिलिटीज में, तो वो हमने कैसे बनाया देखिए। हमें इतनी बात पता है कि इसके अंदर 6 कार्बन है। फॉर्मूला तो हमें पता है ना, C6H6। फॉर्मूला तो हम यहां तक तो हम पहुंच गए C6H6 पे। तो हमने क्या करा, हमने 6 कार्बन लिए, जल्दी से हमने 6 कार्बन लिए, और हमने क्या सोचा, हमने कई सारे स्ट्रक्चर्स बनाए, बट जो कामयाब स्ट्रक्चर्स थे वो ये थे कि पहले और आखिर में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, बाकी सब जगह पे सिंगल बॉन्ड आएगा। एक स्ट्रक्चर हमने ये बनाया, और एक स्ट्रक्चर हमने ये बनाया कि पहले और आखिरी में डबल बॉन्ड आएगा, जबकि बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ये दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स मिले हमें ओपन में।
जिनको देखते हुए फॉर्मूला C6H6 आ रहा था, वरना हम इसका स्ट्रक्चर किसी भी तरह बना लें, फॉर्मूला कभी भी C6H6 आ ही नहीं रहा था। ठीक है, अब हम इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये कार्बन इस वक्त 3 बॉन्ड बना रहा है और कार्बन की वैलेंसी टोटल 4 होती है, तो एक हाइड्रोजन बचा। आपको अगर हाइड्रोजन बैलेंस करना नहीं आते तो समझ जाएं आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना नहीं आते तो आप मेरे ही यूट्यूब चैनल पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से जो चैप्टर है उसकी वीडियो देख लें, ताकि आप चीते हो सकें। क्या हो सके आप? चीते। ये 3 और एक 4 बॉन्ड बना रहा है ऑलरेडी। अब हम इन चीजों को देखेंगे तो फिर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को कैसे समझेंगे ना। तो आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना आने चाहिए। ये 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन आने चाहिए। ये भी 2 बॉन्ड, एक आगे एक पीछे, तो इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन आने चाहिए। ये एक पीछे और 3 आगे, 4 बना रहा है, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। ये 3 पीछे बॉन्ड बना रहा है तो एक बचा, एक आएगा। अब हम देखते हैं क्या वाकई में ये C6H6 हुआ। तो गिने, 1 2 3 4 5 6। यस, C6। एक और दो 3 हाइड्रोजन, 3 और दो 5, 5 और एक 6 हाइड्रोजन। यस, इट्स C6H6। एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है, बेंजीन का ओपन चेन स्ट्रक्चर में एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है। आगे चलते हैं। ये कार्बन 2 बॉन्ड्स बना रहा है, 2 हाइड्रोजन आ गए। ये कार्बन, अच्छा बाकी जगह पे हमने सिंगल नहीं लगाया, ये लें। अब ये जो कार्बन है ये 2 पीछे बना रहा है, एक आगे बना रहा है, तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा इसके साथ। इसको देखें, एक पीछे 3 आगे, नो हाइड्रोजन। 3 पीछे एक आगे, नो हाइड्रोजन। एक पीछे 2 आगे, 3 हो गए, एक हाइड्रोजन। 2 पीछे तो 2 हाइड्रोजन। क्या देखते हैं, ये भी C6H6 के बराबर है। तो 2 हाइड्रोजन, एक 3 हो गए, फिर एक और हो गया 4, फिर 2 हो गए 6। यस, इट्स C6H6। तो जब हमने बेंजीन का फॉर्मूला लॉन्च किया, तो हमने इसके जब स्ट्रक्चर्स बनाए तो ये 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हमें बहुत अच्छे से जो है वो मैच करते हुए दिखाई दिए, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। इन स्ट्रक्चर्स के बाद अब हम समझ गए कि बेंजीन या तो अल्काइन है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर नंबर 1, कि बेंजीन या तो अल्काइन है, या फिर अल्कीन और अल्काइन दोनों है। कैसे? क्योंकि देखिए ना, दूसरे वाले स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। तो या तो ये सिर्फ अल्काइन है, और या फिर ये अल्काइन और अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन दोनों है। अच्छा, अब अब सिनेरियो क्या है? अब सिनेरियो ये है कि चाहे अल्केन हो, चाहे, सॉरी अल्कीन कह रहा, चाहे अल्कीन हो या अल्काइन हो, ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों अल्कलाइन केमिनोफोर, अल्कलाइन कहते हैं उन्हें बेसिक को, ठीक है, अल्कलाइन केमिनोफोर से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और रिएक्ट करने के बाद केमिनोफोर के कलर को खराब कर देते हैं। खराब करने का मतलब डीकलराइज। केमिनोफोर किस कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है। तो अल्कीन को अगर हम केमिनोफोर से रिएक्शन कराएं तो ये भी रिएक्शन करता है। अल्काइन को जब हम केमिनोफोर से रिएक्शन कराते हैं तो अल्काइन भी केमिनोफोर से रिएक्शन करता है। और दोनों सूरतों में केमिनोफोर का जो पर्पल कलर है वो खराब हो जाता है। ठीक है, वो चेंज हो जाता है। तो हम कह रहे हैं केमिनोफोर कलर डीकलराइज हो गया। केमिनोफोर का जो कलर था वो क्या हो गया? डीकलराइज हो गया। अच्छा, ये तो एक जनरल प्रॉपर्टी है। अब बेंजीन क्योंकि या तो अल्काइन है या फिर अल्कीन और अल्काइन दोनों है। अब हमने क्या किया, हमने बेंजीन का जब केमिनोफोर से रिएक्शन करवाया तो बेंजीन ने केमिनोफोर को डीकलराइज किया ही नहीं। यानी केमिनोफोर का जो अपना पर्पल कलर था वो अपनी जगह बरकरार रहा। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन ने केमिनोफोर से रिएक्शन ही नहीं किया। अब अगर बेंजीन अल्कीन या अल्काइन होता तो केमिनोफोर से रिएक्शन करना चाहिए था। अल्कीन और अल्काइन केमिनोफोर से रिएक्शन करते हैं, लेकिन तो हम ही समझे कि बेंजीन को भी करना चाहिए। तो जब हमने बेंजीन का केमिनोफोर से रिएक्शन करवाया तो बेंजीन ने रिएक्शन ही नहीं किया। इसका मतलब बेंजीन इज स्टेबल टू केमिनोफोर। और
अब ये बात प्रूव हो गई कि बेंजीन इज नॉट अल्कीन और अल्काइन। ना तो बेंजीन अल्कीन है, इधर नॉट अल्कीन और अल्काइन, ना तो ये अल्कीन है और ना ही अल्काइन है, ये इन दोनों में से कोई भी नहीं है। मैं ये समझता हूं कि आपको ये लेक्चर कम से कम 2 दफा देखना पड़ेगा, क्योंकि बेंजीन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है अगर आप इसे तमीज से पढ़ें। अगर आप इसे तमीज से नहीं पढ़ें फिर तो यार आप इसे 10 मिनट में पढ़ लो। अगर आपने डेप्थ में जाना ही नहीं है तो फिर तो आप इसे बस फौरन क्लियर कर दें। ठीक है, चलें। बहरहाल, बहरहाल यहां तक हमें इतनी बात समझ आ गई कि बेंजीन ना तो अल्कीन है और ना ही बेंजीन अल्काइन है। अच्छा, चलते हैं आगे। फिर अल्कीन है ना ही अल्काइन है। फिर हमने बेंजीन को अल्कीन अल्कीन अल्काइन के फॉर्मूले से चेक करना चाहा, तो अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता फिर मैं वही कहूंगा कि आप जाएं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लेक्चर पहले देखें। इसी तरह से अल्काइन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n-2। चलें, हमें इतनी बात पता है कि कार्बन का जो फॉर्मूला है वो है C6H12। हम ये देखना चाहते हैं कि बेंजीन का जो फॉर्मूला है वो C6H6 है। हमें क्या देखना है कि बेंजीन अल्कीन है, अल्कीन है, अल्काइन है। तो जब हम बेंजीन को एज अल्कीन देखते हैं बिलफर्स्ट, तो N की जगह पे मुझे 6 पुट करना पड़ेगा, तो C6, फिर 2, N की जगह पे 6 पुट कर दें, +2, तो C6, 2 6 12 +2, C6H14। तो अगर अगर बेंजीन एक अल्कीन होता तो बेंजीन का फॉर्मूला होता C6H12, जबकि बेंजीन का फॉर्मूला तो C6H6 है। इसका मतलब बेंजीन इज नॉट एन अल्कीन, बेंजीन अल्कीन नहीं है। इसी तरह से अगर मैं इसको अल्काइन से चेक करूं तो अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n, तो हम ज़ाहिर है N की जगह पे 6 रखेंगे और यहाँ भी N की जगह पे 6, तो C6। अब देखें 2 6 12। अब अगर ये अल्कीन होता तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H12, लेकिन बेंजीन का तो ये भी फॉर्मूला नहीं है। यहाँ आते हैं, फिर वो ये N की जगह पे 6 रखें, N की जगह पे 6 रखें, -2, बस N की जगह पे वैल्यू पुट करी है मैंने, तो C6 और H2 हाइड्रोजन इन 2 6 12 -2, तो C6H10। अगर बेंजीन एक अल्काइन होता तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता, C6H10, लेकिन बेंजीन का तो ये भी फॉर्मूला नहीं है। यहां तक हम समझ गए बेंजीन इज नॉट सिंपल अल्कीन, नॉट अल्कीन, नॉट अल्काइन। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया, तो ये अल्कीन अल्कीन अल्काइन क्यों नहीं हो सकता, या फिर इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है। सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो वो 2 तरह से बन सकता है, एक नंबर 1, एक नंबर 2। नंबर 1 का अगर हम नाम लिखना चाहें तो नंबर 1 का नाम क्या हो सकता है, देखें टोटल 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। इनमें से पहले और पांचवें, पहले पहले के बाद ट्रिपल बॉन्ड है और पांचवें के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहले वाले कंपाउंड का जो नाम होगा वो होगा 1,5। टोटल कितने कार्बन है, 6 हैं, तो डेट इज हेक्सा। 6 के लिए हम क्या लिखेंगे, हेक्सा। और फिर 2 दफा ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए डाई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लगा दें, आइन। तो इसका नाम हो गया 1,5 हेक्सा डाइआइन। क्या नाम हो गया, 1,5 हेक्सा डाइआइन। इसी तरह से अगर हम सेकंड वाले स्ट्रक्चर का नाम लिखना चाहें तो सेकंड वाले स्ट्रक्चर का क्या नाम होगा, नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6। अगर आप देखें तो डबल बॉन्ड 1 के बाद है और डबल बॉन्ड 5 के बाद है, तो डेट इज 1,5। इसे हम क्या कहेंगे, 1,5 हेक्सा, हेक्सा डाइईन। क्या लिखेंगे, 1,5 हेक्सा डाइईन। बट लास्ट वाला जो ई है वो आपको हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ डबल बॉन्ड नहीं है, हमें ट्रिपल बॉन्ड को भी तो बताना है, और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, 3 पर है, तो हम लास्ट में लिख देंगे 3
आइन। तो आपसे अगर पूछे एग्जाम के अंदर कि कौन से दो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स थे बेंजीन के, तो आप बताएंगे 1,5 हेक्साडाइइन और 1,5 हेक्साडाइइन और 3 आइन। चलें, बट हमने इसके ओपन स्ट्रक्चर्स तो बना लिए, लेकिन जब हमने इसको बेंजीन से रिएक्ट कर सॉरी केमिनोफोर से रिएक्ट कराया, तो ये केमिनोफोर से रिएक्ट नहीं कर रहा था, जबकि अल्कीन और अल्काइन तो केमिनोफोर से रिएक्ट करते थे। तो हम समझ गए कि ना तो अल्कीन है ना ही ये अल्काइन है। फिर दूसरा पॉइंट हमें ये मिला कि अगर ये अल्केन अल्कीन अल्काइन में से अगर कोई है भी, तो यार इसका फॉर्मूला या तो C6H14 होना चाहिए, या फिर C6H12 होना चाहिए, या फिर C6H10 होना चाहिए, लेकिन इसका फॉर्मूला इन तीनों में से कोई भी नहीं था। ठीक है, अब हम अपना तीसरा पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट डिस्कशन का ये है कि जब हमने बेंजीन को हाइड्रोजन गैस से या हैलोजन से, क्या, जब हमने बेंजीन को हाइड्रोजन से या हैलोजन से मिलाने की कोशिश की, अभी हम इसका रिएक्शन भी पढ़ेंगे आगे जाके, तो हमने देखा कि 1 मोल ऑफ बेंजीन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंज्यूम हो रहा है। इसका मतलब हम समझ गए कि अगर इसका मतलब हम समझ गए कि अगर अगर बेंजीन एक साथ 3 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से कंज्यूम हो रहा है, तो बेंजीन के अंदर अगर डबल बॉन्ड है भी, इन केस मान लें कि अगर वो है भी, तो वो डबल बॉन्ड एक नहीं है, वो डबल बॉन्ड तीन है। क्यों तीन है? क्योंकि बेंजीन का 1 मोल एक साथ 3 3 हाइड्रोजन गैस के मोल के साथ मिल रहा है। एक से मिलता तो हम कहते सिंगल डबल बॉन्ड है, अगर 2 मोल के साथ मिल जाता तो हम कहते हैं दो डबल बॉन्ड है, अगर ये तीन के साथ मिल रहा है तो हम समझ गए कि इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं। अच्छा, अब अगर 3 डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं तो इसको 3 तरह के प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए थे। अगर इसमें 3 डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं तो इसको 3 तरह के प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए थे। लेकिन लेकिन जब जब हमने बेंजीन के प्रोडक्ट्स बनाए जब हमने बेंजीन के प्रोडक्ट बनाए, तो वो ओनली वन टाइप के थे। कितनी टाइप के थे? सिर्फ एक टाइप के थे। जबकि जबकि अगर हम हेक्साट्राईन की बात करें, हेक्साट्राईन जिसका स्ट्रक्चर बहुत मुश्किल है कि ये एक्सेप्ट हो, लेकिन अगर हम ओपन चेन में 3 डबल बॉन्ड्स की बात करें और अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर इसके 3 तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक प्रोडक्ट जब बनेगा जब पहला डबल बॉन्ड टूटेगा, एक प्रोडक्ट जब बनेगा जब दूसरा डबल बॉन्ड टूटेगा, एक प्रोडक्ट जब बनेगा जब तीसरा डबल बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, यानी 3 तरह के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। टोटल 3 बॉन्ड्स है ना, तो पहला डबल बॉन्ड टूट रहा है, दूसरा तीसरा नहीं टूट रहा, ये एक कंपाउंड बनेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि दूसरा डबल बॉन्ड टूटे, पहला और तीसरा ना टूटे, एक अलग तरह का डबल बॉन्ड बनेगा, एक अलग तरह का कंपाउंड बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि तीसरा वाला बॉन्ड टूट जाए, पहला और दूसरा ना टूटे, तो फिर एक अलग तरह का कंपाउंड बनेगा। तो बेंजीन में क्योंकि 3 3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो 3 अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बनने चाहिए, लेकिन बेंजीन में 3 अलग अलग तरह के कंपाउंड्स नहीं बने। क्योंकि ये नहीं बने, तो हम यहां पर इतनी बात समझ गए कि बेंजीन का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो रूल आउट हो गया, है ना। हमने यहां पर एक बात कंक्लूड कर दी कि बेंजीन डजंट बिलोंग टू ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, therefore the possibility of a straight chain is ruled out। यहां पर हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर की उम्मीद छोड़ दी और लगभग 40 साल तक 40 साल तक हम प्रॉब्लम में रहे रिलेटेड टू
स्ट्रक्चर, क्योंकि 40 इयर्स तक कोई बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं आ सका। उसके बाद एक साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम था कैक्यूल। क्या नाम था जिनका? कैक्यूल। अब कैक्यूल ने 1865 के अंदर बेंजीन के स्ट्रक्चर दिए, और बेंजीन का इन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया वो क्या था, मैं इसी के आगे ड्रॉ कर दूं। इन्होंने कहा कि बेंजीन एक इस तरह का स्ट्रक्चर रखता है। इसका मतलब पहली बात ये हो गई कि बेंजीन के अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं। क्या है? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि बेंजीन में एक तो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई कि इसके अंदर, क्योंकि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, तो इसे हम कहेंगे कॉन्जुकेटेड हाइड्रोकार्बन। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था, और कि अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स में, कि जितने भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है उन्हें हम कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड है नहीं है, है नहीं है, है नहीं है, तो उसे हम कॉन्जुगेटेड कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आगे जाके 1867 के अंदर बेंजीन के मजीद स्ट्रक्चर्स आना स्टार्ट हो गए। बेंजीन के मजीद स्ट्रक्चर्स आना स्टार्ट हो गए। और बेंजीन के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आए? बेंजीन का एक स्ट्रक्चर आया जो कि दिया था क्लॉस ने, और क्लॉज ने बेंजीन का जो पॉसिबल स्ट्रक्चर दिया वो कुछ इस तरह से था, इस तरह का। फिर 1867 के अंदर ही दीवार, दीवार एक साइंटिस्ट का नाम है, सही आदमी नहीं है ये हर काम दीवार के पीछे किया करते थे, इसलिए इनके घर वालों ने इनका नाम क्या रख दिया? दीवार। दीवार ने जो इसका स्ट्रक्चर दिया वो एक बहुत अजीब सा था। अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा आपके सामने, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था। फिर थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा, और तकरीबन 1869 के अंदर एक और साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम था लेडेनबर्ग, और लेडेनबर्ग ने इसका एक और स्ट्रक्चर दिया जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। मैं इसको जरा साफ तरीके से दोबारा आपके लिए ड्रॉ कर दूं। कुछ इस तरह का। पागल हो गए थे ये, कुछ भी बना दो, कह रहे थे कुछ भी बना दो भाई। तो 1869 में इन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया। फिर इसके बाद 1887 के अंदर एक साइंटिस्ट और आ गए जिनका नाम था आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या नाम था इनका? आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी एक स्ट्रक्चर दिया। इन्होंने ये कहा कि बेंजीन के अंदर जितने भी कार्बन मौजूद हैं उन सब की वैलेंसी सेंटर में लाया करती है। तो उन्होंने एक इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। मतलब यार, जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है, जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। उसके बाद, उसके बाद दो साइंटिस्ट और आए, दो मजीद साइंटिस्ट आए, और फिर इन्होंने इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिया। कौन सा स्ट्रक्चर दिया? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर हम कैक्यूल की बात करें तो, अच्छा, इसमें से जो सबसे कामयाब गुजरा था वो कैक्यूल गुजरा था। तो कैक्यूल ने ये कहा था कि बेंजीन के दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी है और ये भी है, सिर्फ इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन का फर्क है। तो आप जब बेंजीन को बनाया करो तो आप दोनों तरह से बनाया करो, और उसके बीच में कैसे एरो लगा दिया करो। अच्छा, एक में देखेंगे यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर गैप है, फिर डबल बॉन्ड, फिर गैप, फिर डबल बॉन्ड, फिर गैप।
इसमें पहले गैप है, फिर डबल, फिर गैप, फिर डबल, फिर गैप, फिर डबल, डबल। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर कैक्यूल ने हमें दिया था। तो दो साइंटिस्ट थे जिनका एक, जिनमें से एक का नाम था थील और एक का नाम था रॉबिन्सन। मैं भी डिस्कस करता हूँ आपसे। तो थील और रॉबिन्सन ने ये बोला कि यार इस तरह का स्ट्रक्चर बार बार बनाना तो यार मुश्किल है, तो क्यों ना हम एक काम कर देते हैं कि हम इस स्ट्रक्चर को कंबाइन कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, इस स्ट्रक्चर को कंबाइन कर देते हैं। तो थील ने 1899 के अंदर एक नया स्ट्रक्चर दे दिया बेंजीन का। और थील ने कहा कि बेंजीन को हमें ऐसे शो करना चाहिए। इस तरह के शो करने का मतलब ये हुआ कि ईच कार्बन ऑफ बेंजीन हैज पार्शियल डबल बॉन्ड। जबकि इससे पहले अगर हम कैक्यूल का स्ट्रक्चर देखें, तो कैक्यूल का स्ट्रक्चर ये बात कह रहा है कि इन इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में डबल बॉन्ड है, इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड है, इन दोनों के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, इन दोनों के दरमियान डबल है। तो यानी इसी तरह से चलता हुआ आ रहा है, कहीं पे डबल, कहीं पे सिंगल। दो आइटम्स के दरमियान पहले डबल, तो फिर सिंगल, फिर डबल, तो फिर सिंगल। जबकि इसने ये कहा कि नहीं, हर एक एक कार्बन के पास आधा आधा डबल बॉन्ड है। कैक्यूल ने क्या कहा कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। जबकि थील ने ये कहा कि नहीं, बेंजीन के पास जितने भी कार्बन है उन सबके पास आधा आधा डबल बॉन्ड है। यानी आधा डबल बॉन्ड, 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 आधा डबल बॉन्ड। तो इस तरह से टोटल कितने बॉन्ड्स हो गए, डबल, तीन हो गए। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? देखें, कैक्यूल ने क्या कहा कि डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है। इस तरह से कैक्यूल ने जो है ना अपना स्ट्रक्चर दिया। तो डबल बॉन्ड्स कितने हो गए, तीन डबल बॉन्ड्स हो गए। जबकि इन्होंने क्या बोला, आधा डबल बॉन्ड, 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 आधा डबल बॉन्ड। हर एक जो है वो आधा आधा डबल बॉन्ड बना रहा है। तो हाफ डबल बॉन्ड, फिर ये भी हाफ डबल बॉन्ड, हाफ डबल बॉन्ड, हाफ डबल बॉन्ड, हाफ डबल बॉन्ड, हाफ डबल बॉन्ड। तो ये दोनों कार्बन हाफ डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तो दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे। फिर ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे, फिर ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल तो बॉन्ड्स तीन ही है, लेकिन एक एटम आधा बॉन्ड बनाएगा, आधा डबल बॉन्ड। एक एटम के पास आधा डबल बॉन्ड होगा। अच्छा, फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आ गए जिनका मैंने आपसे अभी तस्करा किया था, जिनका नाम क्या है, रॉबिन्सन। क्या नाम है उनका, रॉबिन्सन। रॉबिन्सन ने 1925 के अंदर ये कहा कि नहीं, हम इसका जो स्ट्रक्चर है वो सर्कल की फॉर्म में ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह से। तो जो करंट स्ट्रक्चर है ये रॉबिन्सन का है। ये दो स्ट्रक्चर्स को मिला के बनाए, कैक्यूल के दोनों स्ट्रक्चर्स को मिला के बनाए, दोनों स्ट्रक्चर्स को मिला के बनाए। अब ये रॉबिन्सन का जो स्ट्रक्चर है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इनके पास थ्री डबल बॉन्ड्स हैं, इनके पास थ्री डबल बॉन्ड्स हैं, और वो तीन के तीन डबल बॉन्ड्स अपने आप को रोटेट कर रहे हैं, और रोटेट करने की वजह से उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है ये करंटली मोर एक्सेप्टेबल है। ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर है। अब इसी स्ट्रक्चर पे आगे जाके मजीद काम हुआ जो कि पॉलिंग ने किया था, ठीक है, 1930 में। और फिर 1933 में सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे काम होना शुरू हो गया। देखें, टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, याद करने का काम थोड़ा ज़्यादा है, बट मुझे उम्मीद है कि आप इसे मैनेज कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ तक आने के बाद जो कैक्यूल का स्ट्रक्चर था
फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि अब तो रॉबिन्सन के स्ट्रक्चर यूज हो रहे हैं। अब फेल जो हुआ उसके रीजंस क्या थे? कैक्यूल ने कहा ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, जबकि हमें कोई भी शहादत ऐसी नहीं मिलती जो ये बताए कि ये डबल बॉन्ड ही है। अभी तक हम बेंजीन की बॉन्डिंग को समझ ही नहीं सके कि बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है, क्योंकि बेंजीन के जो काम करने का बिहेवियर है वो बहुत डिफरेंट है। तो कैक्यूल पर 4 सवाल उठाए गए हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। कैक्यूल पे कितने सवाल उठाए गए? 4 सवाल उठाए गए। वो सवाल एक एक करके मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। वो सवाल क्या है? वो सवाल काफी मुश्किल हैं जो कैक्यूल से किए गए, और इनको हम वन बाय वन एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि बेंजीन हैज 3 डबल बॉन्ड्स। बेंजीन के पास 3 डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसका मतलब बेंजीन तो एक अल्कीन हुआ, साइक्लिक कह लें, चलें साइक्लिक अल्कीन हुआ। बेंजीन तो क्या हुआ? एक साइक्लिक अल्कीन हुआ। और दूसरी बात, अल्कीन्स जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। वो क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं, यानी बहुत ज्यादा रिएक्शंस करते हैं। तो क्वेश्चन इज दैट व्हाई बेंजीन इज लेस रिएक्टिव। तो ये बता दो बेंजीन कम रिएक्टिव क्यों है? ओए होए 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 होए, कैक्यूल की हालत मैं बता नहीं सकता आपको। सवाल ये हुआ कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड्स हैं और डबल बॉन्ड्स रिएक्टिव होते हैं, तो फिर बेंजीन रिएक्टिव क्यों नहीं है? जैसे ही सवाल हुआ कैक्यूल की हालत बिगड़ना शुरू हो गई। इस सवाल का कैक्यूल के पास कोई जवाब नहीं था। करते करते दूसरे सवाल की तरफ पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 2। चलें, सवाल ये किया गया कि बेंजीन हैज डबल बॉन्ड्स, ठीक है, ठीक है। दैट मीन्स बेंजीन इज अनसैचुरेटेड। बेंजीन इज अनसैचुरेटेड। अब सिनेरियो ये है कि मुन्ने जो सैचुरेटेड होते हैं ना, जो सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड का मतलब जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो। क्या हो? कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो। ऐसा नहीं कहीं सिंगल हो कहीं डबल हो, ऐसा नहीं, सिर्फ सिंगल होने हम सैचुरेटेड कहते हैं। तो जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन से रिएक्शंस देते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं, जैसे कैक्यूल ने बताया कि इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो जिन कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या जिन कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वो देते हैं एडिशन रिएक्शंस। कौन से रिएक्शंस देते हैं? एडिशन रिएक्शंस। सवाल ये उठा कि वाई बेंजीन gives both of these, substitution as well as addition reactions। सवाल क्या उठा कि अगर बेंजीन में डबल बॉन्ड है तो बेंजीन अनसैचुरेटेड हुआ, और अगर बेंजीन अनसैचुरेटेड है तो बेंजीन को तो एडिशन रिएक्शन देने चाहिए। ठीक है, बेंजीन एडिशन रिएक्शन दे रहा है, लेकिन बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी दे रहा है। ओहो,
वहीं जाके कैक्यूल बेकार हो गया। तीसरा सवाल जो कैक्यूल से किया गया। तीसरा सवाल कैक्यूल से किया गया कि बेंजीन हैज डबल बॉन्ड्स, हैज सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। कैक्यूल ने यही कहा ना कि डबल है फिर सिंगल है फिर डबल है फिर सिंगल है फिर डबल है फिर सिंगल है। यही बात कैक्यूल से की गई। अच्छा, और हमें इतनी बात पता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो बेटा इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.54 डिग्री एमस्ट्रॉन्ग। और अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.3 डिग्री एमस्ट्रॉन्ग। इसका मतलब बेंजीन में जो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है तो उसका आंसर आना चाहिए 1.3। और कार्बन कार्बन में जो सिंगल बॉन्ड है उसका आंसर आना चाहिए 1.54। बट जब हमने चेक किया तो बेंजीन के अंदर जो कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड था, बेंजीन के अंदर जो कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड था वो आप कहीं से भी चेक कर लो, चाहे सिंगल वाले को चेक करो चाहे डबल वाले को चेक करो, बेंजीन के अंदर जब हमने चेक किया वो आंसर आया 1.4 डिग्री एमस्ट्रॉन्ग। ओहो, इसका मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.3 और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.54। तो बेंजीन में किसी जगह पे आंसर 1.54 आना चाहिए था और किसी जगह पे आंसर 1.3 आना चाहिए था। लेकिन जब हमने कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स को बेंजीन के अंदर चेक किया तो हमेशा आंसर 1.4 आ रहा है। उप्स, सवाल ये राइज हुआ, क्यों, व्हाई? अगर बेंजीन में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो कहीं पे आंसर 1.3 आना चाहिए, कहीं पे आंसर 1.54 आना चाहिए। क्या क्योंकि के पास कोई जवाब नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेंजीन, क्वेश्चन नंबर 4 ये किया गया कि बेंजीन हैज 3 डबल बॉन्ड्स। बेंजीन के पास कितने डबल बॉन्ड्स हैं? 3 डबल बॉन्ड्स हैं। अगर बेंजीन के पास 3 डबल बॉन्ड्स हैं तो बेंजीन 3 हाइड्रोजन मोल से एक साथ रिएक्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है? एक साथ रिएक्ट कर सकता है। और जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी, जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी वो भी 3 टाइम्स होगी। कितनी होगी? 3 टाइम्स। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब ये होता है कि एक बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड जब ब्रेक हो, एक डबल बॉन्ड जब ब्रेक हो और वहां पर हाइड्रोजन गैस ऐड हो जाए, एक डबल बॉन्ड जब ब्रेक हो और वहां पर हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी दैट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसे क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं इसकी, ये कंपाउंड है, क्या ये बेंजीन है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बेंजीन नहीं है। दैट इज साइक्लो, क्योंकि घुमा हुआ है। 6 कार्बन है इसलिए इसे कहेंगे हेक्स। कैसे पता लगा 6 कार्बन है? जहां जहां जोड़ आता है वहां पे कार्बन होता है। तो साइक्लो हेक्स, इसमें डबल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्सीन। इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन में एक डबल बॉन्ड है। कितने डबल बॉन्ड है? एक डबल बॉन्ड है। तो इस एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है हाइड्रोजन ऐड करते वक्त,
वो हो रही है -120 किलो जूल पर मोल। कितनी हो रही है? -120 किलो जूल पर मोल। ये हमने चेक किया। हमने ये देखा कि हेक्सीन के अंदर अगर एक डबल बॉन्ड है तो उसकी जो एनर्जी है वो -120 है। तो रही बात अगर बेंजीन की जाए, तो बेंजीन के अंदर तो तीन तीन डबल बॉन्ड्स हैं। कितने हैं? तीन तीन डबल बॉन्ड्स। इसका मतलब इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी, इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी वो कितनी होगी भाई? -120 × 3। कितनी होगी? -120 × 3। थ्री को जरा 120 से मल्टीप्लाई करें। 3 0 0, 3 2 6, 3 1 3। तो ये जो वैल्यू आ रही है आपके पास 360 किलो जूल पर मोल। ऐसा ही है। तो बेंजीन की अगर हम एक्सपेक्टेड हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करते हैं कि बेंजीन में जब तीनों बॉन्ड्स टूट के तीन हाइड्रोजन गैस ऐड होंगी तो -360 किलो जूल पर मोल की हीट रिलीज होगी। ऐसा हमने अंदाजा लगाया। लेकिन लेकिन जब हमने काम किया, जब हमने काम किया तो हमने ये देखा कि जहां पर एनर्जी -360 किलो जूल पर मोल आनी चाहिए थी, वहां पे इतनी एनर्जी नहीं आई। वहां पर इतनी एनर्जी नहीं आई। अच्छा, तो फिर कितनी एनर्जी आई? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फिर कितनी एनर्जी आई? जो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आई किसकी? हीट ऑफ हाइड्रेशन की, जब हमने प्रैक्टिकल किया। ये तो हमने अंदाजा लगाया, डेट इज अंदाजा। हमने ये सोचा कि अगर एक मोल के लिए, एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 120 किलो जूल पर मोल की एनर्जी होती है, तो जाहिर है तीन को ब्रेक करने के लिए 360 होगी। बट जब हमने इसको हकीकत में देखा तो ये एनर्जी आई -208। कितनी आई? -208 किलो जूल पर मोल। सवाल ये उठा कि वेयर इज -152 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी? आनी इतनी चाहिए थी, आई इतनी। आनी इतनी चाहिए थी, आई इतनी। तो भाई -152 किलो जूल कहाँ गई? क्योंकि -360 में से अगर आप 208 को निकालें तो 152 ही बनता है। तो ये कहाँ गई? और हो सकता है अगर आपसे ये हो सकता है पेपर के अंदर किलो जूल में ना दिए वैल्यू, तो आपको ये वैल्यू किलो कैलोरी में देगा। किस में देगा? किलो कैलोरी में। तो अगर हम इसको किलो कैलोरी में देखेंगे तो डेट इज -36 किलो कैलोरी। क्या है ये? माइ डिफरेंस लेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी। 36 कैलोरी। कितनी है ये? 36 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है। अगर आप इनका डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को आप माइनस कर दें। तो जब आप 360 में से 208 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 152 किलो जूल पर मोल। और अगर आप इसे कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 36 किलो कैलोरी पर मोल। तो बात ये है कि ये एनर्जी कहाँ गई? ये कैक्यूल से चौथा सवाल किया गया था। यहाँ तक यहाँ तक आने के बाद हम कैक्यूल्स के ऑब्जेक्शंस को पढ़ चुके हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो एनर्जी है, इस एनर्जी को तुम क्या कहते हो? इस एनर्जी को तुम कहते हो रेजोनेंस एनर्जी। क्या कहते हो? रेजोनेंस एनर्जी। अब रेजोनेंस एनर्जी को डिफाइन कैसे करोगे? रेजोनेंस एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं, इट्स अ डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब माइनस करने के बाद। तो देखें, एक वैल्यू थी 360 जो हमने सोची थी, और प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी आई? प्रैक्टिकल वैल्यू आई 208। और इन दोनों का जो डिफरेंस लिया हमने, उसे हम क्या कह रहे थे? रेजोनेंस एनर्जी। तो इट्स सिंपली डिफाइन एज डिफरेंस ऑफ एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यू। ठीक है। इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज
द मॉलिक्यूल। वो कितना एनर्जी डिफरेंस है आपकी सोची हुई वैल्यू में और हकीकी वैल्यू में, और जो मॉलिक्यूल को स्टेबल करता है उस एनर्जी को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो अभी जो रेजोनेंस एनर्जी है ये कितनी है बेंजीन की, 152। और अगर हम इसे किलो कैलोरी में देखें तो मुन्ने ये कितना होता है, ये वैल्यू होती है कितनी, ये वैल्यू होती है 36 किलो कैलोरी पर मोल। यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब हमें पता है कि बेंजीन के स्ट्रक्चर को हम ऐसे और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। क्योंकि जो डबल बॉन्ड इस वक्त यहाँ है वो अगले ही लम्हे यहाँ जाएगा, यहाँ का डबल बॉन्ड अगले लम्हे यहाँ, और यहाँ का डबल बॉन्ड अगले लम्हे यहाँ मूव कर जाएगा। क्योंकि ये डबल बॉन्ड रोटेट हो रहे हैं इस वजह से बेंजीन का एक और स्ट्रक्चर बन जाता है, और जब ये वापस रोटेट होंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा। तो इस रोटेशन को हम कह रहे हैं डी लोकलाइजेशन। क्या कह रहे हैं, डी लोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड। यानी डबल बॉन्ड कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है शिफ्ट। हाँ, लोकलाइज का मतलब फिक्स हो जाना, डीलोकलाइज का मतलब नॉट फिक्स। तो इसका मतलब जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, अब डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा उन्हें हम कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। सिंगल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्ट होने की वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्ट होने की वजह से जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, क्या, जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर पर काम किसने किया था, ये काम किया था पॉलिंग ने। किसने किया था, पॉलिंग ने। कब, 1930 पर, 1930 पर, फॉर बेंजीन, बेंजीन के लिए। और इसी बंदे ने 1933 में यही काम, रेजोनेंस का यही काम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए भी शुरू कर दिया था। यानी ये काम सबसे पहले बेंजीन के लिए किया गया और उसके बाद फिर ये दूसरे कंपाउंड्स पर भी अप्लाई होना स्टार्ट हो गया 1933 में। अच्छा, ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम एक नाम और देते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्या कहते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो डबल बॉन्ड के शिफ्ट होने की वजह से जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर की जो एनर्जी होती है उसे हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर का जो दूसरा नाम है वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होगा। रेजोनेंस जितनी ज्यादा होगी बॉडी के अंदर उतनी ही ज्यादा वो चीज स्टेबल होगी। तो क्योंकि क्योंकि बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो कितनी है, 152। एंड 152 जो एनर्जी है कम नहीं होती। तो क्योंकि इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है इसलिए ये ज्यादा स्टेबल कहलाता है। ये ज्यादा स्टेबल है। और जो चीज स्टेबल ज्यादा होती है वो रिएक्टिव कम होती है। ठीक है, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी में ओपोजिट रिलेशन है। स्टेबिलिटी का मतलब वो रिएक्शन करना नहीं चाहता, रिएक्टिविटी का मतलब वो रिएक्शन करना चाहता है। ठीक है, हाँ। तो अगर किसी की स्टेबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब वो रिएक्शन करना नहीं चाहता, सही है। और अगर किसी की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो उसका मतलब वो रिएक्शन करना चाहता है। तो रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो आपने इतनी बात याद रखनी है कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेजोनेंस एनर्जी। जिसकी रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो बेंजीन की भी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है इसलिए बेंजीन एक स्टेबल कंपाउंड है। 12। अब क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो बेंजीन है वो एडिशन रिएक्शंस भी देता है और जो बेंजीन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देता है। तो अब एक एक करके हम इन रिएक्शंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करें एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, ये हमारे इस लेक्चर में, ये हमारे इसी लेक्चर में कवर होगा, लेक्चर 1 में। जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, दैट इज लेक्चर नंबर 2। क्लियर।
अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा कि जितने भी एडिशन रिएक्शंस हैं बेंजीन के, जितने भी बेंजीन के एडिशन रिएक्शंस होते हैं, उनके होने की वजह से जो बेंजीन रिंग होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय। हमेशा जब भी बेंजीन का एडिशन रिएक्शन होगा तो बेंजीन की रिंग क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यानी अगर आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, सेकेंड ईयर के पेपर के अंदर एमडी कैट, ई कैट, इंट्री टेस्ट को साइड करके अगर हम इंटर के पेपर की बात करें तो वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, गिव द रिएक्शंस इन विच बेंजीन रिंग इज नॉट रिटेन। क्या सवाल करता है वो आपसे? इन विच बेंजीन रिंग इज नॉट रिटेन। बेटा रिटेन का मतलब बरकरार रखना, नॉट रिटेन का मतलब बरकरार नहीं रखी जा सकी, इसका मतलब बेंजीन रिंग टूट गई। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसे रिएक्शंस दें जिसमें बेंजीन रिंग जो है वो टूट जाती है। तो समझ जाइएगा कि वो आपसे छुपा के एडिशन रिएक्शंस की बात कर रहा है। तो अगर पेपर में कहेगा गिव द एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, तभी आपने यही काम करना है। पेपर में कहेगा द गिव द रिएक्शंस इन विच बेंजीन रिंग इज नॉट रिटेन, तभी तुमने यही काम करना है। समझे? अब ऐसे हमारे पास 5 रिएक्शंस हैं। कितने रिएक्शंस हैं? 5 रिएक्शंस हैं। सबसे पहला रिएक्शन हम स्टार्ट करें, डेट इज हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या मतलब होते हैं भाई इसके? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। चलें, अब हम अपना सबसे पहले पहला रिएक्शन कवर करने जा रहे हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखें, बेंजीन का जो फॉर्मूला है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6। इस C6H6 होने का मतलब क्या है? इस C6H6 होने का मतलब ये है कि बेंजीन के हर एक कोने पर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हैं। क्या? हर एक कोने पर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हैं। ऐसा ही है, बेंजीन के हर एक कोने पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हैं। क्योंकि 6 कोने हैं, 6 ही कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है, इसका मतलब हम समझ गए हर एक कोने पे कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूं हाइड्रोजन गैस से, और ये एक साथ 3 मोल से रिएक्शन करेगा, उसकी वजह क्या है? इसके पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। होगा क्या कि ड्यूरिंग द रिएक्शन एक एक करके डबल बॉन्ड छूटेंगे। मान लें कि ये वाला डबल बॉन्ड टूट जाता है। जब ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा? इसकी भी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी और इसकी भी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। अब एक एक हाइड्रोजन तो इनके पास पहले से मौजूद है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया, हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कराने के बाद एक एक हाइड्रोजन इनके साथ और लग जाएगा। क्या होगा? एक एक हाइड्रोजन इनके साथ और लग जाएगा। इसी तरह से ये वाला डबल बॉन्ड भी टूटेगा तो क्या होगा कि एक एक हाइड्रोजन तो इनके पास पहले से मौजूद है ना भाई? एक एक हाइड्रोजन इनके पास पहले से मौजूद है, लेकिन हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद एक एक हाइड्रोजन इनके साथ और लग जाएगा। सही है? फिर ये वाला डबल बॉन्ड भी टूटेगा, और जब ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा तो हमें इतनी बात पता है कि एक एक हाइड्रोजन तो दोनों के साथ पहले से ही मौजूद है, लेकिन रिएक्शन के बाद एक एक हाइड्रोजन दोनों के साथ और लग जाएगा। तो बेंजीन C6H6 से, बेंजीन C6H6 से, यानी जहां हर एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन था तो फॉर्मूला बनता था C6H6। बट अब हर एक कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन है। देख रहे हैं आप, हर एक कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन है। तो अब जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है C6H12। क्या बन रहा है? C6H12। अच्छा, अब इसका नाम क्या होगा? अब इस कंपाउंड का जो नाम है वो है साइक्लो, क्या है? साइक्लो। 6 कार्बन है इसलिए हम इसे बोलते हैं
बल्कि काम हाँ साइक्लो, इसमें 6 कार्बन है इसलिए हम इसे बोलेंगे हेक्स। सिंगल बॉन्ड है, अब कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हेक्सेन। तो इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। यानी जब आप बेंजीन की हाइड्रोजनेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ऐसा करने के लिए हम कैटलिस्ट को भी यूज करते हैं। कौन कौन से कैटलिस्ट को यूज करते हैं, हम प्लेटिनम को भी कर सकते हैं, हम पैलेडियम को भी यूज कर सकते हैं, हम प्लेटिनम को भी कर सकते हैं, हम पैलेडियम को भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें तो आप निकल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। है, तो निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, ये पहला रिएक्शन है। अगर आप इसमें देखें तो बीच का जो डबल बॉन्ड्स है वो गायब हो गया, इसका मतलब बेंजीन की रिंग खराब हो गई है। तो ये वही रिएक्शन है जिसमें बेंजीन रिंग इज नॉट रिटेन। ये तो हमारा पहला रिएक्शन हो गया। अब हम इससे रिलेटेड दूसरे रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं, दैट इज हैलोजनेशन। अगर मैं आपसे हैलोजनेशन की बात करूं तो हैलोजनेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे, एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन का मतलब ये होता है कि एडिशन ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। एडिशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो हम सिंपली क्लोरीन से रिएक्शन करा देते हैं बेंजीन का। ये हमारा बेंजीन है, ऐसा ही है। और बेंजीन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, C6H6। C6H6 होने का मतलब ये है कि हर एक कोने पे कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, ऐसा ही है भाई। चलो, अब हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन गैस से। हेलोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अब मान लें, हो सकता है ये वाला बॉन्ड टूट जाए। पहले तो हम तीनों बॉन्ड्स लगा देते हैं। अब ये वाला बॉन्ड टूट गया, जब ये वाला बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पहले से क्या मौजूद है, यहाँ पर पहले से ही हाइड्रोजन मौजूद है। क्या है, पहले से ही हाइड्रोजन मौजूद है। जब आप क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो दोनों जगहों पे क्लोरीन भी लग जाएगा। तो पहले सिर्फ हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन के साथ साथ क्या आ जाएगा, क्लोरीन। इसी तरह से जब ये वाला बॉन्ड आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, इन दोनों जगहों पे एक एक हाइड्रोजन तो मौजूद है, लेकिन जब आप क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे तो एक क्लोरीन और लेनी पड़ेगी आपको। तो अब दोनों के साथ एक एक क्लोरीन और आ जाएगी। अरे ऐसा, ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा। और जब ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा तो इन दोनों के साथ भी एक एक तरफ हाइड्रोजन तो है, लेकिन जब तुम क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे तब एक और क्लोरीन तुम्हें लेनी पड़ेगी। इनके साथ एक एक क्लोरीन लग जाएगा। तो जहां पहले यहाँ पर हाइड्रोजन लग रहा था, अब हाइड्रोजन की जगह पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा। इस वक्त इस कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो है C6H6, और हमने हर एक कार्बन पर एक क्लोरीन नहीं लगा दिए, तो Cl6। अच्छा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है साइक्लो। इसके अंदर 6 क्लोरीन है तो डेट इज हेक्सा क्लोरो, साइक्लो हेक्सा क्लोरो, ठीक है। और इसमें 6 कार्बन है तो 6 कार्बन की वजह से हम इसे कहेंगे हेक्सेन। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, हेक्सा क्लोरो। हेक्सा क्लोरो का मतलब हो गया 6 क्लोरीन है, और इस साइक्लिक फॉर्म में तो साइक्लोहेक्सेन। आप इसको इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही लिख दें, आपके लिए आसान रहेगा। तो इस कंपाउंड का जो नाम है वो है हेक्साक्लोरो। हेक्साक्लोरो क्यों, क्योंकि इसमें 6 क्लोरीन है तो हेक्साक्लोरो, फिर एक घुमा हुआ है इसलिए साइक्लो, और 6 कार्बन की वजह से हम इसे किसका नाम दे रहे हैं, हेक्सेन का नाम दे रहे हैं। तो ये भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें बेंजीन की रिंग खराब हो गई। देखिए बेंजीन की, अब आप बोलेंगे बेंजीन तो बना हुआ है, नहीं बना हुआ। बेंजीन का मतलब होता है कि उसके अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो। इसके अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड कहाँ है, इसके अंदर तो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है। चलें, अब हमारे पास तीसरा रिएक्शन है। अच्छा, अगर आप चाहें तो उसके कैटलिस्ट आप याद कर सकते हैं, वो सनलाइट की मौजूदगी में या फिर पैलेडियम की मौजूदगी में होता है ये रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है वो सनलाइट या फिर पैलेडियम को यूज करने पर होता है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको याद रख लीजिएगा। अब हमारे पास
तीन तरह की ऑक्सीडेशन है। सबसे पहले हम सबसे आसान ऑक्सीडेशन करेंगे, दैट इज कंबशन। दैट इज कंबशन। कंबशन का मतलब होता है बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सिंपली हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हमें रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाना पड़ेगा। अब हमें पता है कि बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6, यानी बेंजीन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है। तो जब ऑक्सीजन कार्बन से मिलती है, जब ऑक्सीजन कार्बन से मिलती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड सिमिलरली जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलती है तो क्या बनता है? तो बनता है वाटर। और ऐसा करते हुए साथ में हीट भी रिलीज होती है, और इस हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ कंबशन। क्या कहते हैं? हीट ऑफ कंबशन। चलें, अब अगर आप चाहें तो इसे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। बट हमारे एमडी कैट का काम इक्वेशंस को बैलेंस करना नहीं है। फिर भी अगर आप बोलते हैं तो मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ। बेंजीन के अंदर 6 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 लगा दीजिए। बेंजीन के अंदर 6 हाइड्रोजन है, जबकि अगर हम वाटर में देखें तो 2 हैं। तो बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे क्या लगा दें? 3 लगा दें, ताकि 3 2 जा 6 हो जाए। अब अगर हम ऑक्सीजन को गिनते हैं तो 6 2 जा 12, और यहाँ पे 3 है, तो ये कितने हो गए? ये 15 हो गए। ये कितने हो गए? ये 15 हो गए। तो अब आपने क्या करना है? अब इसका तरीका ये है, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर अगर आप 15 लगा दें, ऑक्सीजन उधर 15 है, अगर यहाँ भी आप 15 लगा दें तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 30, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे 2 भी लगा हुआ है ना। तो 15 2 जा 30। तो आप कभी भी 15 नहीं लगाएंगे, बल्कि लगाएंगे 15/2। क्या लगाएंगे हम? 15/2। अब क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल, और टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए? 15। ठीक है। फिर वही बात, बैलेंस करना हमारा एमटी कैट का काम, हमारा ई कैट का काम, हमारा इंट्री टेस्ट का काम नहीं है। हमसे वो ये पूछेगा कि इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कहता है कि व्हेन कार्बन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स डैश। तो आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आपका क्या आंसर होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बैलेंस करना हमारा यहाँ पर काम नहीं है, हमें बैलेंसिंग से कोई मतलब नहीं है। चलें, अब हम जल्दी से जा रहे हैं अपने रिएक्शन नंबर 4 की तरफ। अब जो रिएक्शंस हैं वो थोड़े से मुश्किल हैं, थोड़े से मुश्किल है, बट आप कर लेंगे बड़े आराम से, कोई इतना खास मसला नहीं है। चलें, अब हम एक बहुत खतरनाक रिएक्शन करने जा रहे हैं। अब हम एक बहुत ही खतरनाक रिएक्शन करने जा रहे हैं, बहुत ही खतरनाक। और इस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेशन। और ये जो ऑक्सीडेशन है ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में करवाते हैं हम, इसलिए हम इसे कह रहे हैं कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। यानी अभी भी हम ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करेंगे, बट कैटलिस्ट की मौजूदगी में। किसकी मौजूदगी में? कैटलिस्ट की मौजूदगी में। ये बेंजीन है। अब हम इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, लेकिन एक कैटलिस्ट को इस्तेमाल करते हुए। और यहाँ जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है वो हो रहा है V2O5, दैट इज वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। दैट इज वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। इस कैटलिस्ट का नाम आपको लाजमी याद रखना है। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड क्या करता है कि यहां से एक ग्रुप को रिमूव करवा देता है। यहां से ग्रुप को क्या करवा देता है? रिमूव करवा देता है। और ऑक्सीजन जब इस ग्रुप के साथ मिलती है, इसमें उसको 2 कार्बन नजर आते हैं। तो ऑक्सीजन जब पहले वाले कार्बन से मिलती है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और जब वो दूसरे वाले से मिलती है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड क्या कराता है? एक 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 डबल बॉन्ड करवा देता है कंप्लीटली कार्बन के साथ।
और जब ऐसा होता है तो ऑक्सीजन पहले वाले कार्बन के साथ मिलकर भी कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन दूसरे वाले कार्बन के साथ मिलकर भी कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से दो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास फॉर्म होती हैं। एक बात, पीछे आपके पास क्या बचा? तो छह में से क्योंकि आपने दो स्ट्रक्चर्स निकाल दिए कार्बन के, यानी दो कार्बन निकाल दिए, तो पीछे छह में से कितने कार्बन बचे? आपके पास चार बचे। अब सारा काम इन चार कार्बन का है। इन इनको कैसे अरेंज करते हैं हम? अच्छा, आपको पता है कि हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है, तो सी एच, सी एच, ये हो गए दो कार्बन, सी, सी, ये हो गए टोटल चार कार्बन। इसको हम थोड़ा सा आगे करके लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ताकि हमें जगह मिल जाए स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की। थोड़ा सा मुश्किल काम है बट हो जाएगा। तो दो कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल गए, बाकी जो चार कार्बन है वो सी एच की फॉर्म में भी मौजूद है। दो क्या करते हैं अपने दरमियान डबल बॉन्ड बना लेते हैं, बाकी जगहों पे सिंगल बॉन्ड होता है। अब ऑक्सीजन जब इनसे मिलता है तो इनसे बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से मिलता है। कैसे? इन दोनों से वो एक एक बॉन्ड बना लेता है और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें नजर आता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे वैलेंसी को चेक करते हैं तो इस वक्त कार्बन जो बॉन्ड बना रहा है, पहला वाला कार्बन देखें, ये वाला कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है आगे, दो बॉन्ड बना रहा है नीचे, और एक इसके साथ हाइड्रोजन है। क्या? एक बॉन्ड ये आगे बना रहा है, दो बॉन्ड ये नीचे बना रहा है, कितने हो गए? तीन, और एक इसके साथ हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये वाला कार्बन तो स्टेबल है। ये वाला कार्बन क्या है? स्टेबल। तो स्टेबल होने की वजह से मैं इस पे निशानी लगा रहा हूं, ये स्टेबल है। ये वाले कार्बन को देखते हैं, ये वाला कार्बन दो बॉन्ड ऊपर बना रहा है, एक बॉन्ड आगे बना रहा है, टोटल कितने बॉन्ड्स बना रहा है? तीन, और एक इसके साथ हाइड्रोजन है, टोटल कितने बॉन्ड्स हो गए? टोटल चार बॉन्ड्स हो गए। ये भी स्टेबल है, इस पे भी निशानी लगा देते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये कार्बन एक बॉन्ड पीछे बना रहा है, एक बॉन्ड आगे बना रहा है, और एक इसके साथ हाइड्रोजन है, यानी ये सिर्फ तीन बॉन्ड्स बना रहा है। ये सिर्फ कितने बॉन्ड्स बना रहा है? तीन बॉन्ड्स। इसकी अगर हम बात करें तो ये भी एक, दो, और एक इसके साथ हाइड्रोजन है, ये भी कितनी बॉन्ड्स बना रहा है? तीन। तो ये दोनों क्योंकि तीन तीन बॉन्ड्स बना रहे हैं, इनकी वैलेंसी अभी भी बची है, तो ऑक्सीजन इनसे दोबारा मिलता है, और जैसे ही ऑक्सीजन इनसे आगे दोबारा मिलता है तो ऑक्सीजन अपनी पूरी पावर से मिलता है और डबल बॉन्ड बना देता है। दोनों कार्बन के साथ मिलकर क्या बना देता है? वो डबल बॉन्ड बना देता है। अच्छा, दोनों कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, जैसे ही दोनों कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनता है, ये कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है। कैसे? ये जो कार्बन है अब ये चार बॉन्ड्स की बजाय उल्टा ज्यादा बना रहा है। कैसे? इसके साथ एक बॉन्ड ये रहा, दो डबल बॉन्ड ये रहे, एक हाइड्रोजन हो गया, और एक ही आगे बॉन्ड बना रहे हैं। टोटल कितने हो गए? पांच। टोटल कितने बॉन्ड्स हो गए? पांच। दो ऊपर, एक पीछे, एक आगे, चार, और एक हाइड्रोजन। टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए? पांच हो गए। तो ये अनस्टेबल हो गया, इसलिए जो इसके साथ हाइड्रोजन है, इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से इसके साथ भी ऐसा ही है, तो इसके साथ भी जो हाइड्रोजन है वो भी क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। अब उन हाइड्रोजन्स का क्या होगा? वो हाइड्रोजन्स जब ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर। अब बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, तो बेंजीन के अंदर छह कार्बन है, जिसमें से चार कार्बन यहां गए, ठीक है, चार कार्बन यहां गए, दो कार्बन यहां गए, तो कार्बन तो बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन भी कितने हैं? छह हैं, तो एक और एक दो यहां गए, तो फिर यहाँ कितने होने चाहिए? चार, बाकी टोटल छह हो जाए, तो हम यहाँ पे टू लगा देंगे ताकि टू टू जा फोर हो जाए। अब हम इसमें ऑक्सीजन को गिनने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो एक, दो, तीन, तीन ऑक्सीजन ये रही, यहाँ देखें तो टू टू जा फोर, चार ये रही, यहाँ देखें तो दो ये रही, पांच, ये हो गई थ्री और फोर सेवन, सेवन और टू नाइन, कितनी हो गई मुन्ने? नाइन हो गई। अगर मैं यहाँ नाइन लगा देता हूँ तो यहाँ टू भी लगा हुआ है, तो नाइन टू जा एटीन हो गया। ये तो क्या हो गया? नाइन टू जा एटीन हो गया। तो हम यहाँ नाइन नहीं बल्कि नाइन बाई टू लगाएंगे, ताकि टू से टू कैंसिल, और अब सिर्फ नो ऑक्सीजन है। अब ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम होता है मैलिएक एनहाइड्राइड। क्या नाम होता है इसका? मैलेक या मैलिएक एनहाइड्राइड।
तो वो आपसे ये कहेगा कि बेंजीन रिएक्ट्स विद वेनेडियम पेंटॉक्साइड एंड फॉर्म्स डैश। तो बेटा आपका आंसर क्या होना चाहिए, मैलिएक एनहाइड्राइड। क्या होगा आपका आंसर, मैलिएक एनहाइड्राइड। अब हमारे पास लास्ट रिएक्शन है जिसके अंदर बेंजीन रिंग रिटेन नहीं होती, या बेंजीन का जो एडिशन रिएक्शन है बिल्कुल लास्ट है, एंड दैट लास्ट रिएक्शन इज ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस को कैसे डिफाइन करते हैं, ब्रेक डाउन बाय यूजिंग ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। तो बस अब अपना हम आखिरी लेक्चर पर आखिरी रिएक्शन पढ़ रहे हैं अपने इस लेक्चर का। उसके बाद इंशाल्लाह ताला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो अब हम ओजोन से यानी O3 से रिएक्शन कर रहे हैं। जब आप O3 से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास 3 बॉन्ड्स हैं। कितने बॉन्ड्स हैं, 3। जब रिएक्शन होगा तो पहले एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूट गया। अब हमारे पास ओजोन है, ओजोन में कितने ऑक्सीजन है, 3। तो जरा हम ये 3 ऑक्सीजन लगा देते हैं, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, इस तरह से तीसरा ऑक्सीजन। अब अगले लम्हे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो हमें एक और ओजोन की जरूरत पड़ेगी। क्या, हमें एक और ओजोन की जरूरत पड़ेगी। तो इसको भी जरा जोड़ देते हैं, कैसे, ओ ओ ओ। 3 ऑक्सीजन लगाने थे ना, तो हमने 3 ऑक्सीजन लगा दी। फिर अगले लम्हे क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड भी टूट जाएगा। ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा तो हमें एक और ओजोन लेना पड़ेगा। तो 3 ऑक्सीजन दोबारा लगा दें, 1 2 और ये 3। अब ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है इसका नाम है ओजोनाइड। क्या है, ओजोनॉइड। ये स्ट्रक्चर हमारे किसी काम का नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देते हैं। इस स्ट्रक्चर को एक खास केमिकल देके ब्रेक करेंगे, दैट इज जिंक। ठीक है। अब जिंक क्या करता है, जिंक ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेता है। जिंक क्या करता है, ऑक्सीजन को कैप्चर कर देता है। अब जब ये जिंक कैप्चर करेगा तो जहां जहां पे 3 3 ऑक्सीजन लगी हुई है वहां पर 3 3 की जगह क्या होगा कि 2 2 ऑक्सीजन रह जाएंगी, क्योंकि जब हम जिंक इस्तेमाल करेंगे तो ऑक्सीजन रिमूव होगी। तो जब ऑक्सीजन रिमूव होगी तो कुछ इस तरह से होगा कि हम इसे Zn देंगे, और ये Zn क्या करेगा, एक ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, और रिमूव करते ही ये ZnO बना देगा, यानी जिंक ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड बना देगा। अच्छा, अब हम क्योंकि एक जिंक नहीं 3 3 जिंक देंगे, क्योंकि 3 3 जगह पर ऐसा हुआ हुआ है, और एक हम यहाँ देंगे। दर हकीकत हम 3 जिंक देंगे और बदले में हमारे पास 3 जिंक ऑक्साइड बनेंगे। कितने जिंक देंगे, 3, और बदले में 3 जिंक ऑक्साइड बनेंगे। अब जैसे ही ये जिंक ऑक्साइड बनेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो है ना वो खराब होना शुरू हो जाएगा, और इस स्ट्रक्चर में क्या बचेगा बाकी, ये तो निकल गया, तो ये हिस्सा बचा। यहां से ये निकल गया, ये हिस्सा बचा। यहां से ये निकल गया, ये हिस्सा बचा। यानी ये हिस्सा 3 टुकड़ों में टूट जाएगा। पहले से ऑक्सीजन निकलेगी तो एक हिस्सा अलग, दूसरे से ऑक्सीजन निकलेगी तो एक हिस्सा अलग, तीसरे से ऑक्सीजन निकलेगी तो एक हिस्सा अलग। अभी जो चीज बच के आएगी मुन्ने वो कुछ ऐसी है, ओ, ये कुछ ऐसी चीज बची है, देखें, ये आपने कुछ ऐसी चीज बचाई है। इस ऐसी चीज का मतलब क्या है, इस ऐसी चीज का मतलब ये है कि आपके पास 2 कार्बन है और साथ में 2 ऑक्सीजन है। चलें अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या है, ये जो कार्बन है, हमें पता है इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होगा, क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 है। तो ये CH ये आपस में जुड़े भी होंगे, CH। अब क्या होगा, ये जो 2 ऑक्सीजन है ये भी आ जाएंगी, तो कुछ ये एक ऐसी चीज बन गई है। अगर हम इसकी वैलेंसी की बात करें तो इस वक्त ये कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड्स बना रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ, एक आगे ऑक्सीजन के साथ, एक नीचे कार्बन के साथ। ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड बना देंगे, इधर भी क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड। तो अब हर एक कार्बन जो है वो 2 2 बॉन्ड्स 4 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं। ठीक है।
तो ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ से भी निकलेगा, ऐसा ही एक स्ट्रक्चर यहाँ से भी निकलेगा, और ऐसा ही एक स्ट्रक्चर यहाँ से भी निकलेगा। तो ये केमिकल जो है वो 3 बनेंगे। कितने बनेंगे? 3। इस केमिकल को हम बोलते हैं ग्लाइऑक्सिल। क्या बोलते हैं? ग्लाइऑक्सिल। अब आप बोलेंगे यार हमें तो ओजोनॉइड भी काम का नहीं लग रहा था, हमें तो ग्लाइऑक्सिल भी काम का नहीं लग रहा। नहीं भाई, ग्लाइऑक्सिल काम का है। ग्लाइऑक्सिल एक डिसइंफेक्टेंट है। क्या है? डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? एक ऐसा केमिकल होता है जिसके जरिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ जर्म्स ऑन सरफेस, नॉन लिविंग सरफेस। जैसे आपके घर में फिनाइल है तो आप फिनाइल का पोछा लगाते हैं, तो फिनाइल क्या करता है? आपके फर्श पे से सारे जरासीम उठा लेता है। तो फिनाइल इज अ डिसइंफेक्टेंट। इसी तरह से ग्लाइऑक्सिल भी एक डिसइंफेक्टेंट है। यहाँ तक हमने एडिशन रिएक्शंस या फिर रिएक्शंस इन विच बेंजीन रिंग इज नॉट रिटेन, ये हमने कवर कर लिया। ठीक है। अब इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर्स के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को कवर करेंगे।